चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। चौक निकाल ले। हाँ, तो आप लोगों को मैं कहाँ तक नोट करवा दिया था? स्टेबिलिटी तक तो हो गया था शायद। कहाँ तक करा दिया था? जी, स्टेबिलिटी तक। अच्छा अच्छा, उसके बाद अब चलते हैं कैलिब्रेशन तक। ठीक है, ओके ओके ओके। अब आप बोलेंगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा। बस आप कैलिब्रेशन कैलिब्रेशन का मतलब होता है अंशांकन। ठीक है। अंशांकन का मतलब होता है कि जैसे भी कोई हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम उसमें उसमें सप्लाई से जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उसमें दो टॉर्क प्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, एक तो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से हमारा पॉइंटर क्या करता है, अपने अपने जीरो पोजीशन से, है ना, जीरो पोजीशन से फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, है ना, फुल स्केल डिफ्लेक्शन तक जाता है। तो इसके ऊपर जो स्केल होता है, इस स्केल पे ये जो मार्क्स बना होता है ना, डायल पे ये जो बना होता है, 0, 10, 15, सॉरी 10, 20, 30, 40, 50, इस तरीके का जो वैल्यू बना होता है, तो ये जो स्केल होती है इसी को कहते हैं कैलिब्रेटेड स्केल। कैलिब्रेटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको निरपेक्ष इंस्ट्रूमेंट द्वारा, निरपेक्ष इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इसको कैलिब्रेट किया गया होता है। कैलिब्रेट किया गया होता है का मतलब कि इसका मानकीकरण कर दिया जाता है। मानकीकरण करने का मतलब ये होता है कि इस पे एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर दी जाती है, जिससे कि हमारा पॉइंटर जब अपने प्रारंभिक अवस्था से डिफ्लेक्ट करके किसी भी अंतिम पोजीशन तक पहुंचता है, पहुंचने के बाद जब हमारा पॉइंटर विरामावस्था को प्राप्त होता है, तो ये कैलिब्रेटेड स्केल अर्थात इसको किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से या एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से कंपैरिजन करके ये डायल बनाया जाता है। ठीक है, उस पे मिलीमीटर, एम्पियर, वोल्ट, है ना, में जो वैल्यू अंकित की जाती है स्केल पे, तो इसी को बोलते हैं कैलिब्रेटेड, ठीक है, या कैलिब्रेशन। तो आज इसी पे आपको बताएंगे कि कैलिब्रेशन क्या होता है। और त्रुटियां शुरू करनी थी मुझे। ठीक है, तो ये जो कैलिब्रेशन है, स्केल रेंज है, ये सब छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं, यानी कि कहने का मतलब पारिभाषिक शब्द हैं, जो आपको मेजरमेंट के सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं सुनने को प्राप्त होता रहेगा। तो आपको इस टर्मिनोलॉजी शब्द जो है, पारिभाषिक जो शब्द हैं, इनके बारे में जानकारी होगी, तब थ्योरी प्रोग्राम में जब आपसे बात की जाएगी तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं। EIM का लेक्चर 4 है शायद आज। EIM लेक्चर 4, 21 अक्टूबर। तो आज आपको कैलिब्रेशन के बारे में नोट कराता हूँ, नोट करिएगा। कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन का मतलब होता है अंशांकन। अंशांकन का मतलब क्या होता है, लिखिएगा इसमें। किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का किसी किसी मापन या माप यंत्र, किसी माप यंत्र का एब्सोल्यूट या फिर कह सकते हैं स्टैंडर्ड 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 इंस्ट्रूमेंट द्वारा कंपैरिजन करना, स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट द्वारा कंपैरिजन करना, स्टैंडर्ड
इंस्ट्रूमेंट से ठीक है, किसी माप यंत्र का स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसकी क्या करना, तुलना करना। स्केल स्पैन लिखिएगा क्या होता है, स्केल स्पैन पैमाना, स्केल का मतलब होता है पैमाना, स्पैन का मतलब होता है परास। यानी कि उस जो हमारा स्केल है जिसके द्वारा हम मेजर करते हैं उसमें 0 से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू तक मेजर करने के लिए जितना मैक्सिमम वैल्यू मेजर कर सकते हैं, तो मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू तक कोई डिफरेंस को क्या कहते हैं, स्केल स्पैन कहते हैं। ठीक है, इसको लिखिएगा, किसी कैलिब्रेटेड स्केल पर मैक्सिमम वैल्यू, किसी किसी कैलिब्रेटेड किसी कैलिब्रेटेड स्केल पर मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू तथा मिनिमम वैल्यू के तथा मिनिमम वैल्यू के डिफरेंस को मिनिमम वैल्यू के डिफरेंस को स्केल स्पैन कहते हैं। ठीक है, स्केल स्पैन कहते हैं। ठीक है, लिखिएगा स्केल स्पैन एस एस बराबर एस एस बराबर स्केल स्पैन एस एस बराबर, मान लेते हैं कि जो हमारा पैमाना है, तो पैमाने पर अंकित राशि को हमने मान लिया है आर मैक्सिमम, मान लिया आर मैक्सिमम या एक्स मैक्सिमम या जेड मैक्सिमम या ए मैक्सिमम, कुछ भी कह सकते हैं, ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम। ठीक है, के डिफरेंस को क्या कहते हैं, स्केल स्पैन कहते हैं। अर्थात ये कोई हमारा स्केल है, ठीक, यहाँ 0 से 10, 15, 20, 25, 30, 35, तो ये क्या है, इसको कहते हैं, इस डायल, इसे क्या कहते हैं, इस पूरे अरेंजमेंट को कहते हैं डायल। ये आपका क्या होता है, इसको, इस पूरे अरेंजमेंट को कहते हैं डायल। ठीक है, डायल कहते हैं इसको, पूरे अरेंजमेंट को। ठीक है, इसी डायल पर हमारा पॉइंटर क्या काम करता है, ऐसे मूव करता है, कभी यहाँ। ठीक है, और ये हमारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। ठीक है, मान लेते हैं 35 तक है। अब उसके बाद कैलिब्रेशन, यानी कि इस स्केल पर, ये क्या हमारा स्केल है, स्केल रेंज क्या है, स्केल रेंज का मतलब 0 से लेकर के ये न्यूनतम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं, स्केल स्पैन, है ना। यानी कि मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 35 एम्पियर या 40 एम्पियर, 15 जो भी है समथिंग, मैक्सिमम यहाँ तो 35 मैंने दिखाया है, माइनस 0 एम्पियर, टोटल मिला जुला के कितना स्केल स्पैन हो जाए, है ना, कि मतलब मैक्सिमम वैल्यू को ही कहता है, 0 से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू जितनी हो सकती है
उसको क्या कहते हैं, स्केल स्पैन, है ना। अब कहते हैं, ठीक, अब आगे चलते हैं, स्केल रेंज क्या होता है। स्केल रेंज, अब स्केल रेंज पे चलते हैं कि किसे कहते हैं स्केल रेंज, लिखिएगा। कोई मीटर जितना अधिक या जितना मैक्सिमम वैल्यू मेजर कर सकता है उसको क्या कहते हैं, स्केल रेंज कहते हैं। या अधिकतम पाठ्यांक को जितना मेजर कर सकता है ना, उसी को क्या कहते हैं, स्केल रेंज कहते हैं। लिखिएगा इसके अंतर, किसी स्केल पर अंकित मैक्सिमम वैल्यू, किसी स्केल पर अंकित, किसी स्केल पर अंकित मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू, किसी स्केल पर अंकित मैक्सिमम वैल्यू को स्केल रेंज कहते हैं, स्केल रेंज कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्केल रेंज का मतलब होता है स्केल का अधिकतम पाठ्यांक, है ना, या मैक्सिमम रीडिंग, या मैक्सिमम रीड वैल्यू। देखिएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑन स्केल, यानी उस स्केल पर सबसे अधिकतम वैल्यू जो होगी उसी को कहते हैं स्केल रेंज। ठीक है, यानी कि अगर हमारा कोई स्केल है तो एस आर इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले तो जीरो से स्टार्ट होगा, कोई भी वैल्यू शुरू आगे तो जीरो से तो होगा ही होगा, और जीरो टू कहां तक जाएगा, एक्स मैक्स, यानी कि अधिकतम। चाहे एक्स मैक्स लिख लीजिए, चाहे ए मैक्स लिख लीजिए, मतलब रिप्रेजेंट करने के अपने अलग तरीके हैं। ठीक है, आप किसी राशि से इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर मैंने कल कुछ लिखाया हो तो उसमें अगर आर मैक्स से कहीं हमने रिप्रेजेंट किया है, जैसे कि मैंने आपको एक त्रुटि बताई थी, तो हमने इरर वाले सेक्शन में मैंने बताया था कि मान लेते हैं कोई इरर हमारा आर मिनिमम आर एम माइनस आर टी हमने लिखाया था, तो अगर हम इसको मान करके चल रहे हैं कि हमारा कोई अज्ञात राशि ये है, तो आप यहाँ पे उसी तरीके की राशि रख सकते हैं ताकि आपको याद करने में सुविधा हो कि कहीं ए एक्स है तो कहीं आर एक्स है तो कहीं जेड एक्स है, तो इससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप अपने अनुसार मान सकते हैं, और जब मानेंगे तो एक जगह उसको डिनोट कर देंगे, तो आपकी लिखी हुई चीज को जो भी पढ़ेगा तो वो सारी चीजों को पढ़ता आएगा कि इसको एज्यूम किया गया है, एजम्पशन लिया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, त्रुटियां। त्रुटियों के बारे में तो मैंने केवल पढ़ाया था कि त्रुटियां क्या होती हैं, है ना, वास्तविक मान और इंस्ट्रूमेंट का वास्तविक मान और मापा गया मान, दोनों के अंतर को हम त्रुटि कह रहे थे। तो त्रुटियां भी कई प्रकार की थी, एक तो होता था पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर और जीरो एरर। ठीक है, तो इसको हमने आपको लिखा दिया है। अब टाइप्स ऑफ एरर के बारे में चलते हैं, त्रुटियां तो पता हो गया, अब टाइप्स, कितने टाइप्स के एरर होते हैं, आइए हम टाइप्स ऑफ एरर की तरफ चलते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ एरर के बारे में। टाइप्स ऑफ एरर, तो देखो एरर कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के हैं भाई एरर। ठीक है, तमाम प्रकार के एरर हैं।
लेकिन उसमें से कुछ मुख्य होते हैं। एक सिस्टमेटिक एरर होता है, एक रैंडम एरर होता है, और एक हमारा होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। ठीक है, मुख्य रूप से 3 होते हैं। कौन कौन सा होता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, और रैंडम एरर होता है आपका, और कौन सा होता है? रैंडम, इंस्ट्रूमेंटल, और इलिजिटिमेट हो सिस्टमेटिक एरर होता है। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर होता है। खैर, आइए आपको पूरा हम लेआउट बनवा देते हैं एरर का। देखिए, साथ साथ में बनाते चलिएगा। साथ साथ में बनाते चलिएगा। आपको लास्ट में पहला होता है, देखिए, एस, आई, आई, आर। 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इस एरर को याद करने के लिए एक छोटा सा मेरे पास फंडा है, तरीका है। उस तरीके से आपको याद कराऊंगा मैं। एक किसी का नाम है, एक इंजीनियर साहब थे, उनका नाम एस से था स्टार्टिंग का। तो उनका पूरा नाम SIR, जिसको कंबाइन करने पे सर बनता है। SIR, उनका नाम SIR यानी सर। अब इनके अगर नामों का एक्सपेंशन किया जाए, संधि विच्छेद किया जाए, तो इनके कई प्रकार से नामों का विस्तार विस्तार हो रहा है। सॉरी, इनके नामों को जब एक्सपेंशन करते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें निकल के आ रही हैं। वो क्या क्या है? तो आइए देखिएगा। जो हमारे सर नाम के व्यक्ति थे, तो इनके एस का काम क्या है भाई? एस का मतलब होता है सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, एस का मतलब हो गया सिस्टमेटिक एरर। इलिजिटिमेट, ठीक है। दूसरा हो गया आई फॉर इलिजिटिमेट एरर, या रैंडम एरर, वो रेजिडुअल एरर। ठीक है, और आर फॉर हो गया हमारा यहाँ पे रैंडम एरर। ठीक है, 3 एरर हो गए। एरर के 3 भाई हैं, या सर के नाम जो है SIR है, और इनके नामों को एस फॉर देखते हैं क्या है। एक का नाम था सिस्टमेटिक, दूसरे का नाम था इलिजिटिमेट, और तीसरे का नाम था रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर में क्या हुआ कि ये जो हमारे इंजीनियर साहब थे, तो अभी जैसा कि 2-3 साल पहले जियो का सिम फ्री में बट रहा था, तो ये भी बहुत खुश हो गए। और इन्होंने क्या काम किया कि खुशी की लहर ऐसी दौड़ी जियो फोन फिर के सिम फ्री में जब मिलने लगे, क्योंकि पहले 500-500 रुपए में मिलते थे एक सिम की कीमत थी। तो जब फ्री में मिलने लगा तो भाई कौन बंदा पीछे रहेगा कि हम उसको ना लें। तो सब लाइन में लग गए जियो की सिम फ्री में लेने के लिए। इन्होंने भी लिया। लेने के बाद और जब फ्री में मिल रहा था तो उसमें एक बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे थे कि आप उसको खूब
जितना अनलिमिटेड कॉल कर सकते हैं कॉल करिए, नेट चलाना है नेट चलाइए। तो अब भैया जब इतनी अनलिमिटेड सुविधाएं मिलने लगेगी तो आदमी का दिमाग संतुलन खो बैठता है। तो उन्होंने जियो का सिम खरीदा। वो कौन थे? एक ह्यूमन थे, एक इंसान ही थे। जियो का उन्होंने सिम लिया। वो भी एक आदमी थे, ह्यूमन थे। और उन्होंने वो भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है। उन्होंने एस फॉर एस सर नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने जियो का फोन खरीदा, सिम खरीदा। वो भी एक आदमी थे, ह्यूमन थे। और पेशेवर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी थे। और लगे कॉल करने इधर उधर, सबको रिश्तेदारों में फोन लगा के हालचाल करने लगे। और गलती से फोन कहीं गलत जगह लग जाता है, डांट फटकार मिल जाती है, और उनका कंट्रोल खो बैठता है, दिमाग से संतुलन खो बैठते हैं। तो ये भैया देखो, जियो के फोन ने इतना समस्या में डाल दिया इनको। जब कोई चीज फ्री में मिलती है तो उसको हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो इसका अंजाम आपको भुगतना ही पड़ सकता है। पहला पॉइंट था जी फॉर ग्रास ईरर। ग्रास ईरर। दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल या इंस्ट्रूमेंट एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर। और तीसरा है ऑब्जर्वेशनल। ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर। ये हो गया आपका एच फॉर ह्यूमन एरर। ठीक है। ई फॉर हो गया इन इन्वायरमेंटल एरर। ठीक है। और ये क्या हो गया? एक्सपेरिमेंटल एरर। और ये हो गया कैली, मतलब यहाँ पे ऐसे बढ़ा लेना, कॉल करने लगे। क्या करने लगे? कॉल करने लगे। और जब कॉल करने लगे तो भाई जब मामला फंस जाता है पेचीदा मामलों में, तब उनका दिमाग का कंट्रोल खत्म हो जाता है। देखो, तो कैल का मतलब होता है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन एरर। और सी फॉर होता है कंट्रोलिंग एरर। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं इधर की तरफ। ठीक है। ये भी रैंडम एरर में ये 3 पॉइंट है, आपको याद करने वाले हैं। ये याद रहेंगे तो आप इनको लिख सकते हैं। उसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसको बताता हूँ। अब आई वाले सेक्शन में चलते हैं। इनके नामों का जब खुलासा होता है तो देखते हैं कौन कौन घोटाले में शामिल हैं, इनके कितने कितने लोग हैं जो इनके साथी मित्र हैं, सहयोगी हैं। उनका नाम है
ये एक बबली नाम की लड़की थी। हाँ सुनिएगा, एक बबली नाम की लड़की थी, कंप्यूटर पढ़ने गई थी, और आने पीछे पिछले गत वर्षों में कुछ ऐसा हुआ था कि चोटी कटने वाली समस्याएं अक्सर सामने आ जाती थी। तो देखिएगा, बबली नाम की एक लड़की थी, कंप्यूटर पढ़ने गई और उसकी चोटी कट गई, और बेचारी वो टेंशन में आ गई, है ना। टेंशन में आ गई, उससे कुछ भी पूछा जाता था तो उसका अनुवाद करना या उस प्रश्न का जवाब हमेशा उल्टा का पुल्टा देती थी, है ना। उसका दिमाग ठीक ठाक नहीं चल रहा था, बेचारी डिस्टर्ब हो गई थी। तो इसका बी का मतलब होता है ब्लंडर, मिस्टेक। ठीक है, ब्लंडर मिस्टेक। कॉम का मतलब हो गया कंप्यूटेशनल, कंप्यूटेशनल एरर, कंप्यूटेशनल एरर। और ये आता है चोटिक एरर। और ये होता है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशनल एरर, ट्रांसलेशनल एरर। ठीक है। और टेम्परेचर एरर। ठीक है, टेम्परेचर एरर, बहुत सारे एरर हैं अभी भी। और उसके बाद आप चलते हैं, यहाँ देखते हैं एरर, एरर ड्यू, एरर ड्यू टू जजमेंट, जजमेंट। यानी कि आपको पैमाने पर जो अंशांकित वैल्यू आपको मिली है, तो आपको उसको परिणाम को पढ़ने में, रीड करने में आपको दिक्कत आती है, यानी आप जज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें वाइब्रेशन हो रहा था, ऑसिलेशन हो रहा था, या तो कंपन हो रहा था, तो आप उस चीज को जज नहीं कर पा रहे थे कि एक्चुअली में 20 है या 90 है या 91.1 है, समथिंग लाइक दैट। आप उसको प्रॉपरली पढ़ नहीं पा रहे थे। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ये डायल है और आपका ये पॉइंटर है। ठीक है, तो आपका पॉइंटर जो है, अब उसके ऊपर कांच का या शीशे का ग्लास लगा हुआ है। आप कोई भी मीटर आप देखेंगे तो उसके ऊपर एक शीशे का ग्लास लगा होता है, और नीचे आपका मूविंग सिस्टम वगैरह सब जुड़ा हुआ होता है, आपको देखने को प्राप्त हो जाएगा। अब होता क्या है कि जब इसको ऊपर लाइट सोर्स पड़ता है, आप जहाँ पे काम कर रहे होंगे, जहाँ पे ऑपरेटर्स वगैरह लगा होगा, तो उस पे जब बाहर से रोशनी पड़ती है, लाइट रेस रेस पड़ती है, तो होता क्या है कि इसकी परछाई दिखती है। क्या दिखती है? अब अगर आप सामने से पढ़ेंगे, आप सामने से इसको फ्रंट से पढ़ेंगे तो आपको सीधा दिखेगा। अगर थोड़ा तिरछा देख लिया तो आपको ये चीज दूसरे वैल्यू पे नजर आएगी, इससे समझ में आएगी। अगर आप इधर से देखते हैं तो ये कुछ उधर, ये कुछ हल्का सा इधर की तरफ महसूस होगा इधर से देखने पे, और उधर से देखने पे ये थोड़ा सा इधर महसूस होगा। ठीक है, थोड़ा इधर महसूस होगा। या फिर इसकी परछाई पड़ती है, जैसे यहाँ इस साइड से देखेंगे तो इसकी परछाई कुछ ऐसे आएगी, निडल की जो परछाई होगी, छाया बनेगी, थोड़ी सी दूरी पे बनेगी, तो हमको पढ़ने में दिक्कत आ सकता है वैल्यू। और उधर से जब देखेंगे तो जो एक्चुअल पॉइंट पे यहाँ पे स्थिर है, लेकिन हमको देखने में इधर महसूस होता है, तो पढ़ने में या जजमेंट लेने में थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है। तो इसी को कहते हैं, ये कमी जो होती है ये ड्यू टू जजमेंट के कारण होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ईवी। इसका मतलब होता है एरर ड्यू टू वेरिएशन। हाँ,
ठीक है, तो एरर ड्यू टू आपका हो गया वेरिएशन, और नेक्स्ट है एरर ड्यू टू डेफिनेशन। ठीक है, आपको जो डेफिनेशन या जो परिभाषिक शब्द जो बताए गए उसमें त्रुटियां होंगी, गलत पढ़ा आपने, है ना, तो गलत ही आप उसमें डिफाइन करेंगे। जैसे हमने मीटर पे पहले मीटर जो इसके पास डायल लगा है, अगर उस डायल पे हमने लिखा है कि ये एमीटर का है, अगर इसको हम हटा दें, इस पे 0, 10, 20 जो भी समथिंग लिखा हुआ है, अगर हम ए लिख के आप हटा करके यहाँ वी लिख दें तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? अगर ए मीटर है सीरीज में लगाएंगे और वो वी लिख दिए तो ऊपर वोल्टेज लिखा हो, अब वोल्टेज ही तो पढ़ेंगे उसको, लेकिन अब कैसे पता चलेगा? तो जो समझदार होगा, जो जानकार होगा, जो जानता होगा कि सीरीज में वोल्टेज कैसे माप सकते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर को अगर किसी चीज के अक्रॉस लगाना है नापने के लिए तो वो लोड के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा करके हम पैमाने को मेजर करते हैं कि कितना उसका वोल्टेज है। करंट मापने के लिए उसको सीरीज में लगाते हैं। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि या तो इसमें एरर है, डिफाइन करने में एरर हो गया है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये mm में है, अगर मान लीजिए कि हम कोई स्टैंडर्ड बना दिए कि इतना से इतना करंट जाने पर ये इतने एंगल पे मूव कर रहा है, तो सोचिए कि अगर कोई प्रेशर टाइप का इंस्ट्रूमेंट होगा या हॉट वायर टाइप का इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है, हॉट वायर टाइप का इंस्ट्रूमेंट ऐसे, इसमें प्लेटिनम इरिडियम धातु की एक वो लगी है, वायर लगा है या प्लेट लगी हुई है, और इसमें सप्लाई से जोड़ देते हैं, तो जाहिर सी बात है, और यहाँ पे हमारा पॉइंटर है। अब जैसे ही इसमें सप्लाई जब आएगी, सप्लाई से जब जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये प्लेट गर्म होगी और प्लेटिनम इरिडियम धातु का है, तो ये जब गर्म होगा तो जाहिर सी बात है कि बेंड होने लगेगा, ये अपने में एक्सपेंशन करेगा, तो कुछ ऐसे झुक जाएगा नीचे की तरफ, तो जैसे ही ये नीचे की तरफ झुकेगा तो पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होगा, और जब ये ऊपर की तरफ आएगा तो पॉइंटर इधर की तरफ चला आएगा। और जब अब इसमें पॉइंटर लगा हुआ है, अगर इस पे पॉइंटर लगा हुआ है इस तरीके से जीरो पे है, और जैसे सप्लाई जाती है तो हीट होता है इसकी प्लेट, तो वो बेंड होगी, नीचे की तरफ जब झुकेगी, नीचे की तरफ झुकेगी तो पॉइंटर मूव करेगा, और जैसे ऊपर की तरफ आएगी तो पॉइंटर अपने जीरो पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये मूव करने का इसका तरीका है कि जैसे ही पत्ती में एक्सपेंशन होगा, फैलाव होगा, तो ऐसे डिफ्लेक्ट होना शुरू करेगा, और जैसे इसको सप्लाई से हटाएंगे प्लेट इसकी ठंडी होने लगेगी, ये वापस अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा, यानी डिफ्लेक्शन जीरो। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि इस डिफ्लेक्शन को हम ऐसे मेजर कर रहे थे कि यहाँ पे हमने लिख दिया 5 न्यूटन। अगर 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 यहाँ पे प्रेशर प्रेशर टाइप का कोई इंस्ट्रूमेंट है कि अगर हम उसमें प्रेशर दे रहे हैं, जैसे कि ट्रांसड्यूसर के माध्यम से प्रेशर गेज या प्रेशर टाइप के इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, उसमें सेंसिंग एलिमेंट लगे होते हैं, जैसे कि हम तराजू होता है, आप डॉक्टर के पास जाते होंगे तो वेट मेजरमेंट करने वाला जो होता है डिजिटल इक्विपमेंट, आप उस पर केवल खड़े होते हैं तो वो एनालॉग के रूप में आपको बता देगा, तो उसमें भी तो पैमाना लगा है, उसमें भी पैमाना लगा है, इसी तरीके का है, कहीं पे लिखा है 10 kg, 0 kg, कहीं लिखा है 20 kg, अगर यहीं पे हमने एम्पियर लिख दिया तो ये हो गया 10 एम्पियर मेजर कर रहा है, 20 एम्पियर मेजर कर रहा है, यहीं पे अगर हम वी लिख दिए तो इसका मतलब हो गया कि वोल्टेज मेजर कर रहा है, यानी कि अलग अलग जगहों पे बस स्केल वही होगा, स्केल वही होगा, अगर छोटी चीज का मेजर करना है तो स्केल पे छोटी वैल्यू अंकित करेंगे, अगर बड़ा वेट अगर मुझे मेजर करना है तो उसके लिए 25 किलो, 100 किलो, 50 किलो,
1 कुंटल, जो भी समथिंग लाइक दैट है, वो सारी चीजें हम उसमें डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। तो इसमें जो त्रुटि आती है वो क्या कहलाती है? एरर ड्यू टू डिफाइनिंग, डिफिनेशन, डिफाइन करने में जो त्रुटि आ गई। अब आगे चलते हैं। लास्ट एरर कौन सा था? नॉन कंट्रोलेबल एरर। नॉन कंट्रोलेबल एरर, नॉन कंट्रोलेबल एरर, एरर जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कितना भी कंट्रोल कर लें, लेकिन ये अनैच्छिक एरर है जो इंस्ट्रूमेंट में किसी न किसी प्रकार से वो आ ही जाती हैं। इसको हम चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। अब आइए, अब आपका ये चैप्टर शायद लगभग लगभग खत्म हो गया। अब तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें। आपके दूसरे चैप्टर में भी कुछ नहीं बचा। आपका दूसरा चैप्टर समापन के कगार, समापन हो ही गया, आज खत्म हो गया। चलिए आज थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं सिस्टमेटिक एरर में क्या होता है। ठीक है। वह त्रुटियां वह त्रुटियां जिन्हें सिद्धांत रूप से संशोधित किया जा सकता है। ठीक है। सिस्टमेटिक एरर में वे त्रुटियां आती हैं जिनका हम एक सैद्धांतिक रूप से, हम उसमें होने वाली त्रुटियों को संशोधित कर सकते हैं, है ना, या उनको त्रुटियों के अनुसार उस इंस्ट्रूमेंट को हम व्यवस्थित कर लेते हैं। जिस प्रकार की उसमें त्रुटि होती है, उस त्रुटि को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के अरेंजमेंट या इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट लगा करके, है ना, उसकी स्थिति का परिकलन करके उसको सही किया जा सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार के एरर को कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। ठीक है। अब दूसरा है, आपको मैंने बताया था कि इलिजिटिमेट एरर। ठीक है। इलिजिटिमेट एरर क्या होता है? ऐसी त्रुटियां जो उचित नहीं है, जो उचित नहीं है, अर्थात जिन्हें होना ही नहीं चाहिए था इंस्ट्रूमेंट में, तो इनको अनुचित त्रुटियां कहते हैं। ठीक है। अनुचित त्रुटियां लिख लीजिएगा यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। अनुचित त्रुटि। ठीक है। अनुचित। अब आगे चलते हैं। ऐसी त्रुटियां जिन्हें इंस्ट्रूमेंट में होनी ही नहीं चाहिए थी, अनुचित त्रुटियां कहलाती हैं। इन्हें थोड़ी सी सावधानी से दूर किया जा सकता है, थोड़ी सी सावधानी से दूर किया जा सकता है। यानी कि आप इस त्रुटि के बारे में आप पढ़ रहे हैं, नीचे इसके कौन कौन से भाई टर्म्स है? ब्लंडर मिस्टेक। ब्लंडर मिस्टेक कब होगा? जब आप मिस्टेक करते हैं या प्रॉपरली रीडिंग नहीं लेते हैं, या फिर ये मतलब किसी न किसी मिस्टेक के द्वारा होता है, जो एक ह्यूमन या ऑब्जर्वर द्वारा किया जाता है या ऑपरेटर द्वारा किया जाता है। तो उस चीज को ध्यानपूर्वक किया जाए तो इसको दूर किया जा सकता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। उदाहरण के लिए पाउंड के स्थान पर किलोग्राम पढ़ा जाना, मिलीमीटर के स्थान पर सेंटीमीटर पढ़ा जाना, तो ये हमारे इलिजिटिमेट एरर के अंतर्गत आते हैं। परिकलन में त्रुटि का होना, यानी कि हमने कहा ना कि एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बनाया था सिंबल, कि अगर उसमें हम वोल्टेज लिख देंगे तो वोल्ट उसको वोल्टेज लोग पढ़ने लगेंगे, या फिर उस सामने वाले व्यक्ति को मालूम नहीं है कि ऐसा तो हर जगह लगा होता है। वोल्ट मीटर में भी देखा, एमीटर में भी देखा, वाट मीटर में भी देखा, हाँ, पावर फैक्टर मीटर में भी देखा, फ्रीक्वेंसी मीटर में भी देखा, ऐसा ही होता है तो कुछ भी बोल दो, है ना, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है।
अब अगला है रैंडम एरर। ये त्रुटियां अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होती हैं। इनके उत्पन्न होने के कई कारण हैं। रैंडम एरर कई प्रकार से उत्पन्न होते हैं। इनके उत्पन्न होने के कई कारण हैं। अप्रत्यक्ष रूप से होगा मतलब, अप्रत्यक्ष मतलब ये आपको दिखाई नहीं देगा। प्रत्यक्ष चीजें तो वो होती है जो आपको सामने से दिखाई देता है, या इक्विपमेंट को खोलने पर उसके अंदर क्या क्या समस्याएं हैं, पार्ट घिस गया है, स्प्रिंग लूज हो गया, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो वो प्रत्यक्ष एरर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये रैंडम एरर जो है अप्रत्यक्ष एरर है। इसमें आपको समझ ही नहीं आ पाएगा कि ये आया कहाँ से। ठीक है, तो इसलिए इसको अप्रत्यक्ष एरर कहते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न भी होता है। इसके उत्पन्न होने के कई कारण हैं, इसलिए इनकी संख्या अधिक होती है। इनका पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है। इन त्रुटियों को संयोगिक या संयोगवश होने वाली त्रुटियां या आकस्मिक त्रुटियां या इनडायरेक्ट त्रुटियां भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इन्वायरमेंटल एरर क्या होता है? इन्वायरमेंटल एरर ये रहा। इन्वायरमेंटल एरर का मतलब ये होता है कि वे त्रुटियां जो उपयंत्र में पर्यावरण के परिवर्तन से विकसित होती हैं या डेवलप होती हैं, पर्यावरण में परिवर्तन की वजह से उत्पन्न हो जाती हैं, पर्यावरण संबंधी त्रुटियां कहलाती हैं। अब ये पर्यावरण त्रुटियां कैसी होती हैं भाई? पर्यावरण के बदलने से हमारे इंस्ट्रूमेंट में क्या प्रॉब्लम आ जा रही है? हाँ, तो आ रहा है। आएगा कैसे आएगा? जैसे कि इन त्रुटियों के उत्पन्न होने के मुख्य कारण यह है कि कभी कभी गर्मी, जाड़े का समय होता है, या गर्मी का समय होता है, या हल्का ह्यूमिडिटी वाला मौसम होता है, आर्द्रता वाला, या गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, या पृथ्वी के चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा, मैग्नेटिज्म के द्वारा, या फिर इंस्ट्रूमेंट में जब सप्लाई से जोड़ते हैं तो कहीं से उसका कोई हिस्सा ऐसा हो जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का होने की बजाय वो मैग्नेटिक मटेरियल का बना हो, या फिर कहीं से न कहीं से चुंबकीय क्षेत्र उसको प्राप्त हो जा रहा है, जिसकी वजह से उसके पॉइंटर के डिफ्लेक्शन में दिक्कतें आ जाती हैं। अगर आपको ये बात ना समझ में आ रही हो तो आप अपने घड़ी जो पहने हुए हैं उसके बाहर आप एक चुंबक लगा करके देख लीजिए। यानी कि उसको अगर बाहर से कहीं चुंबकीय क्षेत्र मिल गया तो घड़ी की नीडल रुक जाएगी अपनी जगह पे। तो ठीक उसी प्रकार से जो हमारा मीटर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, उसको अगर बाहर से कहीं चुंबकीय बल प्राप्त हो रहा हो या लग रहा हो, अट्रैक्शन लगेगा तो अगर 10 एम्पियर की करंट हम उसमें दे रहे हैं तो उसको 10 एम्पियर रीड करने की बजाय अलग से चुंबकीय क्षेत्र उसको प्राप्त हो रहा। अगर आकर्षण टाइप का होगा तो पॉइंटर को अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो प्रॉपरली 10 एम्पियर नहीं पढ़ पाएगा। अगर रिपल्सन टाइप का लग रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि वो नीडल जो 10 एम्पियर को रीड करना चाहिए तो वो 11 एम्पियर को रीड करता है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक प्रभाव के द्वारा होता है। ठीक है, कुछ होता है हीटिंग के द्वारा, तापमान के कारण, क्योंकि तापमान के कारण जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में लगी जो पत्तियां होती हैं उनमें एक्सपेंशन होता है, फैलाव होता है, तो पॉइंटर पॉइंटर का जो शेप है उसमें भी बदलाव आ सकता है। स्प्रिंग लूज पड़ सकती है। स्प्रिंग लूज पड़ जाएगी भाई टेम्परेचर की वजह से। उसमें जो हेयर स्प्रिंग या फास्फर ब्रॉन्ज की स्प्रिंग जो लगाई जा रही है, अगर उसमें कोई दिक्कत परेशानी आ गई, लूज हो गया तो भी दिक्कत होता है। ठीक है, तो दिक्कत ये होता है कि वो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रॉपर नहीं लगा पाता है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। और कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जैसे हमने बताया था कि ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग उस इंस्ट्रूमेंट को लिटा करके रखा है, खड़ा करके रखा जाता है, लिटा करके नहीं रखा जाता है। लेकिन अगर आप उस इंस्ट्रूमेंट को खड़ा करने के बजाय, खड़ा करेंगे तभी तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा तो उसका कंट्रोलिंग टार्क
एक कंट्रोलिंग टॉर्क क्रिएट होगा, यानी कि ग्रेविटी कंट्रोल टॉर्क आपको क्रिएट होगा, जो हमारे पॉइंटर को एक विरामावस्था पर लाने के लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर में क्या होता है कि वह त्रुटियां जो प्रेक्षणकर्ता के द्वारा या प्रयोग करने वाले व्यक्ति के द्वारा रीडिंग को पढ़ने में त्रुटियां हो जाती हैं, है ना, यानी कि ये ऑब्जर्वर द्वारा होने वाली त्रुटियां हैं, जिनको कहते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर कहते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशनल एरर क्या होता है? ट्रांसलेशनल एरर वे एरर होते हैं जो माप यंत्र के इनपुट सिग्नल के रूपांतरण में होता है। माप यंत्र के इनपुट सिग्नल, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को हम कोई इनपुट सिग्नल देते हैं तो उसके रूपांतरण में कोई दिक्कत हो गया, कोई सिग्नल उसको प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल रहा है, या फिर उस सिग्नल में कुछ अलग से दूसरे टाइप के सिग्नल भी उसमें मिसमैच होकर के जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा ट्रांसलेशनल एरर। ठीक है, वे त्रुटियां जो माप यंत्र के इनपुट सिग्नल के रूपांतरण में होती हैं। इन त्रुटियों के कारण फ्रिक्शन, इनर्शिया, हिस्टेरिसिस लॉस इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, भाई जब जब हम इंस्ट्रूमेंट में सप्लाई से जोड़ेंगे, कोई सिग्नल देंगे, इनपुट सिग्नल प्राप्त होगा, तो उसका मैकेनिज्म जो है, मैकेनिकल पार्ट, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्रिएट होने की वजह से वो अपने एक्सिस पे घूमने का प्रयास करता है। बार बार घूमते फिरते रहने से उसके पार्ट्स में भी कभी कभी घिसाव आ जाता है। ठीक है, तो जो जितना हम उसको सिग्नल दे रहे हैं उतना वो रूपांतरित नहीं कर पा रहा है। ओके, अच्छा बच्चों, अब आपकी क्लास ओवर हो गई है। ठीक है, बस एक चीज और सुन लीजिएगा, कंट्रोलेबल एरर क्या होता है? वे त्रुटियां जिन्हें नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है, तो कंट्रोलेबल एरर कहलाती हैं। और जिन त्रुटियों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, नॉन कंट्रोलेबल एरर कहलाता है। ठीक है, और ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, आप थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम अगले पॉइंट या अगले चैप्टर के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास। हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं? तो कैसा लगा आज का लेक्चर? हाँ, बहुत बढ़िया। कि ऐसे ही पढ़े उड़े हो कि बस ऐसे ही बता रहे हो? हाँ, हम अच्छा अच्छा, चलो अच्छा है। बात मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छे करने से आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन हमें सबसे ज्यादा आपका रिजल्ट तब देखना है कि आप हमारे इस सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छे नंबर गेन करके ले आइए। ठीक है, अच्छे नंबर लाएंगे तब तो हमें लगेगा कि नहीं, आपने हमारी बातों को पूर्णतः समझ लिया है। ठीक है, हाँ हाँ, कोशिश करिएगा। और अगर आपको कोई समस्या है आएगी तो पूछते रहिएगा। ठीक है, आप अपने कमेंट्स या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको नोट करके कागज पे आप अपलोड कर सकते हैं। और उस चीजों को हम देखेंगे कि क्या क्वेरी है ये चीजें। तो हम मे बी कल होगा तो अभी हम अपलोड कर देंगे। टाइमिंग इस पे अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से देख लीजिएगा, होगा जरूर क्लास। ठीक है, और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि मैं ज्यादा ज्यादा लिखाने वाला काम नहीं करूंगा। बस मोटी मोटी चीजें जो आपको जरूरी उतना ही लिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके। और जब आपको समझ में आ जाएगा तो एग्जाम में खूब बड़ा लिखिएगा, ब्रॉड करके लिखिएगा या कॉम्प्रेस करके लिखिएगा, लेकिन एग्जैक्ट चीज लिखिएगा।
ठीक है, अफवाहों पे नंबर नहीं मिलते। रखता हूँ। सिर्फ